हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों का बीए का ये पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि हिंदी का आप लोगों का ये पेपर है 2025 और आप लोगों का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का ये पेपर है, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। सभी के उस कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये जो पेपर है ना, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी का जिनका भी पेपर होगा, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का पेपर का जो नंबर रहेगा, कितने नंबर का रहेगा? 75 नंबर का रहेगा। समय दिया जाएगा 2 घंटा सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। और आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा निर्देश यानी कि नोट को पढ़ना होगा। क्या दिया गया है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है, जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने आप लोगों को शब्दों में देना, 200 शब्दों में देना है, जबकि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आप लोगों को 500 शब्दों में देना, तब आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पर आते हैं, बिना देरी की हो। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व किया जाता है, जो आप लोग के कॉलेज में, जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आग का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि इन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना होगा, जिसके लिए हमें कितना मिलेगा? 15 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर कितना? 3 नंबर है। ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए आप लोगों का वाला क्वेश्चन देगा, छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखें, यानी कि छायावाद के प्रमुख 4 कवियों का नाम लिखना है। तो छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा, और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और चौथा महादेवी वर्मा जी हैं। तो इस प्रकार से ये वाला भैया हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बाबू, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, आप लोग का जो शब्दों का हम मतलब वो जो शब्द रहेगा, जो क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा ना, 100 शब्दों का पूछा जाएगा, यानी कि 100 शब्दों में इसको लिखना ना। तो ये आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे आप लोग को टेम्परेरी आंसर बता दिया जा रहा है, ताकि आप लोग इसको याद कर लो। और अगर देखिए, अगर आप लोग को कुछ नहीं आता, जितना बता रहे हैं उतना लिख देंगे, तो आप लोग को अच्छा खासा नंबर आ जाएगा और आप लोग को पेपर में बैक नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला देगा, प्रसाद की 2 रचनाओं के नाम लिखे, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की 2 रचनाओं का नाम लिखना है। तो बहुत रचनाएं हैं, आंसू है, लहर है, झरना है, कामयानी है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना होता है, तो इसको आप लोग को खुद से तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन, हमें यह बताना है। तो अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी, यानी कि सचिंदानंद हीरानंद वत्यासन अज्ञे जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, कामयानी किसकी रचना है? कामयानी के प्रथम सर्ग के नाम लिखिए। तो कामयानी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और प्रथम सर्ग का नाम है बाबू चिंता है। क्या है? चिंता है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए 5 ही क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, और आप लोग को हम सभी बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग टप देना लिख दो। ठीक है, यानी कि जल्दी से लिख दो। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निराला की 2 लंबी कविताओं के नाम लिखे, यानी कि निराला की 2 लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं? तो सरोज स्मृत है और राम की शक्ति पूजा है। क्या है? सरोज, यहाँ पर देखिए लिख दे, क्या? सरोज स्मृत है, सरोज स्मृत है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा हमारा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, और जो दूसरा हो जाएगा राम की, क्या हो जाएगा? राम की आप लोगों का शक्ति पूजा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, क्या? गोरखनाथ किसके शिष्य थे, यानी कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे, हमें ये बताना है। तो मत्स्य, क्या हो जाएगा? मत्स्य नाथ के थे। मत्स्येंद्र नाथ के मतलब मत्स्य, क्या हो जाएगा? मत्स्येंद्र नाथ के थे। ठीक है, इस प्रकार से लिख दें। क्या? देखिए आप लोग को लिख दे रहे हैं, मत्स्येंद्र नाथ के पुत्र थे, शिष्य थे। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, अष्टछाप के 2 कवियों के नाम लिखे। तो अष्टछाप के 2 कवि कौन कौन से हैं? सूरदास जी हैं। पहला क्या हो जाएगा बाबू? सूरदास जी हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएंगे कुम्भन दास जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और आप लोगों का फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला दिया गया है कि कल सुनना मुझे किसकी रचना है, हमें ये बताना है। तो धूमिल की रचना है। किसकी रचना है बाबू? धूमिल की रचना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, भक्त काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भक्त काल के 2 प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं। तुलसीदास जी हो जाएंगे। क्या? तुलसीदास।
जी। और दूसरा हो जाएंगे कबीर दास, कबीर दास। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल किसने कहा था? हमें ये बताना। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। कौन? जॉर्ज, लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, देखिए ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसको और डिटेल में लिखना रहता है, बार बार बता रहे हैं बाबू आप लोग को, टेम्परेरी आंसर बता रहे हैं आप लोग को, और डिटेल में लिखना रहता है, तो इसको आप लोग को खुद से तैयार करना है। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, इसमें आप लोग को 5 प्रश्नों का उत्तर इसमें भी देना है, जो कि आप लोग का कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का एक क्वेश्चन राइट आंसर देने पर मिलेगा 30 नंबर का। ये आप लोग का खंड है, जिसमें आप लोगों को किन्हीं 5 खंडों का देना, जिसमें का वाला क्वेश्चन हमारा पूछा गया क्या कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विचार करते हुए संक्षेप में लिखिए, यानी कि संक्षेप में लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग को लिखिएगा क्या, आप लोग भी कापी पेन लेकर के बैठ जाइएगा इसका आंसर लिखने के लिए। इसका आंसर देखिए कैसे लिखिएगा, लिखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतकाल और चौथा आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक आदिकाल यानी कि इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। आप लोग को इसका मतलब आप लोग को आदिकाल हेडिंग बना लेना है, लिखिएगा इसको, इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। यह लगभग क्या होता है, यह लगभग 1050 क्या 1050 या 1050, यानी कि 1050 से लेकर के 1375 तक, 1375 इस विक्रमी तक होता है। इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं हुई हैं। ठीक है, फिर दूसरा आप लोगों को हेडिंग बनाना भक्ति काल, लिखिएगा इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। यह लगभग 1375 से लेकर 1375 ऐसे लिख लो, 1375 से 1700 विक्रमी तक मानी जाती है। यह स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें भक्ति भावनाओं की प्रधानता दी गई है और सगुण और निगुण की धाराएं साक्षात उत्पन्न है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। रीत काल अगला है, इसे उत्तर काल, उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। लगभग 1700 से 1900 विक्रमी तक इस काल में रीत ग्रंथों और श्रृंगार रस की रचनाएं प्रमुख थीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा आधुनिक काल, यानी कि इसे गद्य काल भी कहा जाता है। लगभग 1900 विक्रमी से अब तक यह गद्य काल यानी कि साहित्यिक काल, जिसमें कहानी उपन्यास के विकास और विविध साहित्यिक आंदोलनों को लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से और भी डिटेल में लिखना रहेगा, तो इसको आप लोग को और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां प्रकाश डालिए, यानी कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आप लोग को क्या लिखिएगा, लिखिएगा छायावाद। छायावाद हिंदी साहित्य का एक प्रमुख युग माना जाता है, जिसका जिसका क्या है, जिसका लगभग 1918 से 1936 तक रहा है। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है सहानुभूति की प्रधानता, इसको हेडिंग बना लीजिएगा, सहानुभूति की प्रधानता को हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा छायावादी कवि अपने व्यक्त अनुभूतियों को प्रमुखता से व्यक्त करते हैं, जिसमें उनके निजी जीवन की करुणा, निराशा और पीड़ा स्वाभाविक रूप में सामने आती है। दूसरा हेडिंग बनाइएगा प्राकृत प्रेम और मानवीकरण। इसमें लिखिएगा क्या, इस काल के काव्य में प्राकृतिक का चित्रण अत्यंत भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप में किया गया है। कवियों ने प्राकृतिक को एक सजीव इकाई मानकर उसका मानवीकरण किया है। तीसरा हेडिंग बनाइएगा नारी सौंदर्य का चित्रण। इसमें लिखिएगा क्या, छायावादी कविता में नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण प्रमुखता से मिलता है, जो सामाजिक रीतियों से हटकर है। ठीक है, और अगला हेडिंग बनाइएगा कल्पना की प्रधानता। इसमें लिखिएगा कल्पनाशीलता छायावादी कवियों के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी, जो उनकी स्वतंत्रता और प्रमुक्त की आकांक्षाओं का प्रतीक थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गा वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा कि मोचीराम कविता के आधार पर धूमिल के मूल्यांकन कीजिए, यानी कि इसके आप लोगों को आधार पर बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा मोचीराम कविता के आधार पर धूमिल का मूल्यांकन इस प्रकार है, लिखिएगा क्या, मोचीराम कविता सठोत्तरी कवि धूमिल द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने मोचीराम के माध्यम से सामाजिक व्यवस्थाओं पर व्यंग्य किया है। और आप लोगों को लिखिएगा, पहला आप लोगों को पॉइंट लिखिएगा, धूमिल ने आम आदमी की भाषा अपनाकर सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन किया है। दूसरा हेडिंग, दूसरा आप लोगों को पॉइंट लिखिएगा क्या, दूसरा आप लोगों को पॉइंट लिखना है कि कविता में
कविता में मोचीराम के चरित्र के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हर आदमी को अपनी सीमा और दायरा मालूम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखिएगा क्या, कि कवि ने मोचीराम के दुख को व्यक्त किया है और बताया है कि मोचीराम की दृष्टि में भी सभी लोग समान हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। इस प्रकार से ये इतना आंसर हो लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और बाबू बार बार बता रहे हैं, और भी इसका डिटेल में आंसर लिखना रहता है, 200 शब्दों में लिखना रहता है, तब जा करके पूरा कंप्लीटली नंबर मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निराला के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर लिखेगा, निराला की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उनकी काव्य की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला लिखिएगा मुक्तक छंद का प्रयोग, इसमें आप लोग को हेडिंग बना लीजिएगा, मुक्तक छंद का प्रयोग, ये हेडिंग बना लीजिएगा पहला। इसमें लिखिएगा क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने छंदों के बंधन से कवि को मुक्त किया है। और दूसरा आप लोग हेडिंग बनाइएगा विद्रोहात्मक स्वर। तो इसमें लिखिएगा क्या, इसमें लिखिएगा उनके काव्य में सामाजिक रूढ़ियों और असमानताओं के प्रति तीव्र विद्रोह का स्वर मिलता है। ठीक है, अगला हेडिंग बनाइएगा प्राकृतिक चित्रण। इसमें लिखिएगा क्या, उन्होंने प्राकृतिक का सजीव और व्यापक चित्रण किया है, जिसमें भयावहता और कोमलता दोनों रूप मिलते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा राष्ट्रीय चेतना। इसमें आप लोग को क्या लिखना है, उनकी कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम और संस्कृति जागरण का संदेश भी प्रमुखता से मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन दिया गया कि अज्ञे के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी कि अज्ञे के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हमें ये बताना है, तो इसका आप लोगों को क्या लिखना है, इसका आंसर लिखेगा कि अज्ञे की काव्य की विशेषताएं, यानी कि सचिंदानंद, हीरानंद, वत्यासनंद अज्ञे प्रयोगवादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आप लोग हेडिंग बनाइएगा प्रयोगशीलता। इसमें लिखिएगा उन्होंने काव्य में नए नए प्रयोग किए, चाहे वह भाषा हो या शैली हो या विषय वस्तु। ठीक है, दूसरा आप लोग को हेडिंग बनाइएगा अहम की प्रधानता। इसमें आप लोग को क्या लिखना है, उनके काव्य में व्यक्तिवाद या अहम की अभिव्यक्त प्रमुखता से मिलती है। तीसरा हेडिंग बनाइएगा बौद्धिकता। इसमें लिखिएगा अज्ञे के काव्य में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता और विचारशीलता अधिक है। और अगला हेडिंग बनाइएगा आधुनिक बोध। इसमें लिखिएगा क्या, कि उन्होंने आधुनिक जीवन के विसंगतियों, अकेलेपन और तनाव को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन दिया गया सूरदास की भक्ति भावना प्रकाश डालिए, यानी कि सूरदास की भक्ति भावनाओं पर प्रकाश डालना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, सूरदास की भक्ति भावना मुख्य रूप से साख्य भाव की है, जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं। पहला आप लोगों को हेडिंग बनाइएगा साख्य भाव की भक्ति। इसमें लिखेगा क्या, श्री कृष्ण सूरदास ने श्री कृष्ण को अपना शाखा मानकर उनकी लीलाओं का गान किया है। दूसरा आप लोगों को हेडिंग बनाना है, क्या बनाना है, वत्यासले रस का सम्राट। इसमें आप लोग को क्या लिखना है, उन्हें हिंदी साहित्य में वत्यासर रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत मनोहरी चित्रण किया है। अगला हेडिंग बनाइएगा ब्रज भाषा का प्रयोग। इसमें लिखिएगा क्या, उन्होंने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की है, जो अत्यंत मधुर और प्रवाहीमय है। ठीक है, तो इसी वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आप लोग का श्रृंगार रस भी आप लोग हेडिंग बनाइएगा, ब्रज भाषा का प्रयोग भी आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिख लीजिएगा क्या, इसको भी तैयार कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कबीर के रहस्यवाद पर विचार कीजिए। तो आप लोग को इसको खुद से बाबू सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नागार्जुन के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखो बाबू, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आप लोग को संपूर्ण हल के साथ अगर देखिए आंसर भी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट में बता दिया करो, तभी तो उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ अगर चाहिए, तो वीडियो को शेयर करने के बाद एक बार बता दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिया, और आप लोग को फुल आंसर चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको सॉल्व कराएंगे, फुल सोल्यूशन के साथ बता देंगे। ठीक है, अगला दिया गया किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का 15 नंबर का रहेगा। इसमें क्या दिया गया, इकाई प्रथम दिया गया, इकाई द्वितीय दिया गया। जिसमें आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन देगा भक्ति काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा करके दिया गया। अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप लोग के लिए ऑफर करके इकाई द्वितीय भी कर सकते हैं, कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और पर विचार कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोही को करना इकाई
तृतीय दिया गया कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके दिया गया, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का टोटल 75 नंबर यही क्वेश्चन पेपर था, जो कि आप लोग को कंप्लीट तरीके से इस वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को बीए के जितने भी स्टूडेंट होंगे, जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी का होगा या बीए बीएससी बीकॉम कोई भी क्लास में होंगे, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, इतना काम कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है। कमेंट वीडियो को शेयर करने के बाद ये भी कमेंट कर दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।